कल हम लोगों ने ऑपरेटर वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है हमारा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मीनिंग होता है कि आप एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इंटीजर है, आप उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फ्लोट है, आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज टाइप कन्वर्जन। ठीक है। कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू टू अदर टाइप से बोलते हैं हम यहाँ पर टाइप कन्वर्ट। एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। अब सबसे पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा फ्लोट टू इंटीजर। आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू है, लेकिन आप उसे एज इंटीजर यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ए नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू पड़ी है 2.6। अब आप आगे के प्रोग्राम में इस ए को फ्लोट की तरह भी यूज करना चाहते हैं और इंटीजर की तरह भी यूज करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए पाइथन में फ्लोट नाम का एक फंक्शन होता है, और फ्लोट फंक्शन में आप क्या पास करेंगे, अपना जो फ्लोटिंग नंबर था वो पास करेंगे। हमें बनाना है इंटीजर, तो इंट नाम का फंक्शन है, और इंट फंक्शन में क्या पास करेंगे, अपना फ्लोट पास करेंगे, और ये इस फ्लोट का इंटीजर बनाकर हमें, तो ए में 2.6 होगा, बी में इसका इंटीजर होगा। अगर मैं ए को यूज करूं और आगे बी को यूज करूं तो बी में आ जाएगा सिर्फ 2.6, हमारा नहीं है। तो इस तरह से किसी भी फ्लोट को हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर बनाकर अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो किसी भी फ्लोट को इंटीजर बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम सिर्फ फ्रैक्शन वाले पार्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं। अब चाहे यहाँ पे 2.9 लिखा है या 2.1 लिखा है, हम राउंड वाला नहीं सीख रहे हैं। एक तरीका होता है फ्लोट को इंटीजर बनाने का, राउंड करना, कि अगर फ्रैक्शन में 0.5 या उससे बड़ी वैल्यू है तो नेक्स्ट इंटीजर पर राउंड कर देंगे। जैसे हम फ्यूल पड़वाते हैं या शॉपिंग करते हैं तो वहां पर यही तरीका यूज होता है कि अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो नेक्स्ट इंटीजर पर राउंड हो जाता है, 0.5 है अगर उससे छोटा है तो प्रीवियस इंटीजर पर राउंड हो जाता है। तो अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन वाले पार्ट को इग्नोर करके फ्लोट का इंटीजर कैसे बनेगा बस उससे पढ़ा। तो ऐसा करने के लिए फ्लोट नाम का हमारे पास, सॉरी इंट नाम का हमारे पास फंक्शन। अब अगर मैं स्ट्रिंग टू इंटीजर चाहता हूँ, स्ट्रिंग टू इंटीजर, लेट अस सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल है ए, और इसमें कोई स्ट्रिंग पड़ी हुई है, और वो स्ट्रिंग में है मेरे पास डिजिट ही। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया 10। अब ऐसा स्ट्रिंग जिसमें अल्फाबेट ना हो, जिसमें कोई स्पेस ना आता हो, कोई सिंबल ना आता हो, सिर्फ डिजिट आती है, तो ऐसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई अल्फाबेट आ जाए या कोई सिंबल आ जाए तो फिर इस स्ट्रिंग का इंटीजर कन्वर्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए भी इंट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ भी इंट फंक्शन था हमारा और यहाँ भी इंट फंक्शन। यहाँ पर इसको हम स्ट्रिंग दे देंगे, ये उस स्ट्रिंग का हमें इंटीजर बनाकर दे देगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग का इंटीजर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं 10K, इस स्ट्रिंग का इंटीजर नहीं बनेगा, एरर आ जाएगी।
अगर इसमें कोई सिंबल आ जाए, अंडरस्कोर आ जाए या प्लस माइनस सिंबल आ जाए तो भी एरर आ जाए। तो सिर्फ उस स्ट्रिंग का हमारा इंटीजर बनेगा जिसके अंदर सिर्फ डिजिट होते हैं। ठीक है, अगर डिजिट के अलावा उसमें कोई और करेक्टर आ गया तो फिर हमारी इस कन्वर्जन पे एरर आ जाती है। एरर इफ स्ट्रिंग कंटेन्स अदर देन डिजिट। डिजिट के अलावा अगर कुछ भी हुआ तो एरर आ जाएगी। अब दूसरा देखते हैं, इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन। इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन। मेरे पास कोई इंटीजर है A = 10। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 10 इंटीजर है ये हमारा फ्लोट बन जाए, दैट मीन्स 10.0 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए फ्लोट फंक्शन, आप फ्लोट फंक्शन को आप इंटीजर दीजिए, ये उस इंटीजर का फ्लोट बनाकर आपको दे देगा, सिंपली फ्रैक्शन पार्ट 0.0 बढ़ाकर आपको दे देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कोई डिजिट है जो कि फ्लोटिंग में है और मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूं फ्लोट में, तो फिर से फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना, और आपका स्ट्रिंग का फ्लोट बनकर आ जाता है। इस तरह से टाइप कन्वर्जन हमारे पास कई तरह के होते हैं। हमने टोटल 4 तरह के कन्वर्जन देखे हैं, दोबारा समझते हैं। मेरे पास कोई भी एक फ्लोट नंबर है, मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। इंट नाम का फंक्शन होता है, इसमें हम इसको या इसको पास करते हैं और मुझे इंटीजर मिल जाता है। शुरू के दो यही है, फ्लोट को इंट में बनाना है इंट फंक्शन, स्ट्रिंग को इंट में बनाना है फिर से इंट फंक्शन। तो फ्लोट या स्ट्रिंग को इंट बनाने के लिए इंट फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई इंटीजर है, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसी इंटीजर को या किसी स्ट्रिंग को, तो ऐसा करने के लिए फ्लोट नाम का फंक्शन होता है। फ्लोट फंक्शन किसी भी इंटीजर का फ्लोट बनाकर दे सकता है या किसी स्ट्रिंग का फ्लोट बनाकर दे सकता है। ये जितने भी टाइप कन्वर्जन हैं ये सब एरर देंगे अगर टाइप कन्वर्जन इनवैलिड हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा मैं स्ट्रिंग को फ्लोट बना दूंगा, ठीक है, ऐसा तभी कर पाएंगे जब स्ट्रिंग में ऑलरेडी फ्लोट हो। अगर उसमें कोई करेक्टर और आ गया तो एरर आ जाएगी, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू। ठीक है, तो जितने भी टाइप कन्वर्जन हो रहे हैं ये सब तभी हो पाएंगे जब आप कन्वर्ट करेंगे कंपैटिबिलिटी के। आखिरी कन्वर्जन, किसी को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अभी के लिए हमने इंटीजर पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है। इंटीजर फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए A = 5, B = 6.5। अब मुझे A इंटीजर है, B फ्लोट है, इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो एक फंक्शन है str फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके आप किसी इंटीजर का भी स्ट्रिंग बना सकते हैं और किसी फ्लोट का भी स्ट्रिंग आप
बना सकते हैं। चलो, अब सर टाइप कन्वर्जन तो ठीक है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा आप ये कर क्यों रहे हैं, जब आपको पता है कि आपको इसको स्ट्रिंग में यूज करना है, तो शुरू से ही स्ट्रिंग तो नहीं ले रहे। पहले आप उसे दूसरे टाइप में लेते हो, फिर सिखाते हो कि कन्वर्ट कैसे करेंगे किसी और में। तो जिसमें कन्वर्ट करना था शुरू से वही लेके चलो, क्या दिक्कत आ रही है? कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कन्वर्ट करना आ गया है, ठीक है, लेकिन अभी ना एक बोझ सा लग रहा है कि क्यों कर रहे हैं कन्वर्जन हम, है ना? कोई वजह समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों पढ़े हम। तो इस वजह को समझने के लिए हमें एक दूसरे टॉपिक को पढ़ना होगा। और वास्तव में ये टॉपिक उसी जगह यूज होता है, ये तो मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया है ना? वो क्या है उसकी बात करते हैं। मैंने आपको जब स्ट्रिंग के साथ अर्थमेटिक पढ़ाया था, तो एक बात बोली थी कि सिर्फ प्लस हमारा काम करता है, और जब दो स्ट्रिंग के साथ प्लस चलता है तो वो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करता है? कॉनकैटिनेशन। यानी कि दो स्ट्रिंग को वो क्या कर देता है? मर्ज कर देता है। एक बार मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, तब वो प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको नीट समझ में आएगी कि टाइप कन्वर्जन क्यों पढ़ा था। मान लीजिए मैंने लिख दिया A = 5, B = 6। अब मैं आपसे कहूँ A + B, 11 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 56, 5 6। यानी कि प्लस को ये फर्क नहीं पड़ता, ए के अंदर लेटर है, डिजिट है, सिंबल है। प्लस का काम है दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देना। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि आप अपना प्रोग्राम बनाएं जिसमें दो नंबर का सम करें, लेकिन वो दो नंबर हमें नहीं पता है पहले से। यूजर से इनपुट लेकर अगर मुझे दो नंबर का सम करना हो तो ये कैसे करेंगे? सी लैंग्वेज में काइंड ऑफ स्कैनर ना, उसी तरह से अगर हम जावा में देखें तो स्कैनर होता था, उसी तरह से पाइथन में क्या होता है, अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है यूजर इनपुट। और वास्तव में इसमें आपको शायद जरूरत पड़ेगी टाइप कन्वर्जन की। मान के चलते हैं हमें पता ही नहीं है अभी कि इसमें टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, हम तो बस यूजर इनपुट को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम पाइथन में यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं? मान लीजिए लिखा मैंने एक मैसेज प्रिंट है, और एक मैसेज कर दिया मैंने प्रिंट बाय। अब मैं चाहता हूं इसके बीच में आप यूजर से इनपुट लें। तो पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है। इनपुट नाम का फंक्शन, इनपुट फंक्शन कहता है कि मैं यूजर से इनपुट ले आऊंगा। हमने कहा ठीक है, ले आओ। अब देखो, जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? सर प्रोग्राम तो खत्म हो गया, यूजर से कुछ पूछा ही नहीं इसने। और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? सर यूजर से इनपुट की वजह से इंतजार में है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, लटका हुआ है बीच में। क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो जाता तो मैसेज क्या और नजर आता मुझे आउटपुट में? बाय। सर बाय आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं है। रुका क्यों है? इनपुट के लिए रुका हुआ है ना, इनपुट दो कुछ। अब एक यूजर को हम ये प्रोग्राम थोड़ी दिखाते हैं, यूजर को तो बस ये स्क्रीन दिखेगी। उसे कैसे पता चलेगा प्रोग्राम बंद हो गया है या रुका हुआ है बीच में और इनपुट मांग रहा है? और इनपुट मांग रहा है तो किस बात का इनपुट मांग रहा है? सैलरी मांग रहा है, आधार मांग रहा है, नेम मांग रहा है, जेंडर, क्या इनपुट दें? कुछ भी लिख दें। कैसे पता चलेगा कि नंबर इनपुट देना है मुझे? कुछ तो प्रोग्राम हिंट दे यूजर के लिए। मतलब ये तो वो बात हो गई कि आप कार्ड स्वाइप कर रहे हैं एटीएम में और वहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कुछ लिख के ही नहीं आ रहा है। अब वो पूछे तो पिन नंबर एंटर करें कि मोबाइल नंबर एंटर करें, तब तो आगे हम कुछ करें एक्टिविटी। तो इसमें गलती प्रोग्रामर की है, यूजर की नहीं है ना? तो अब
इस प्रोग्राम को अभी हम बीच में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इनपुट फंक्शन यूजर के इनपुट के लिए हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर देता है, और तब तक सस्पेंड रखता है जब तक हमारा यूजर इनपुट लिखकर एंटर की हिट ना कर दे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो ये हाई मैसेज है इसकी जगह पर यूजर को बताना चाहिए, यूजर एंटर योर नेम। यूजर हम आपसे ना आपका नाम पूछने वाले हैं। अब पता है यूजर को कि प्रोग्राम ना अभी रुका हुआ है बीच में, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर जब जब मैं यूजर से इनपुट लेने जाऊंगा पाइथन में, इनपुट फंक्शन का मैं यूज करूंगा, और जब मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा तो उससे पहले मुझे एक मैसेज जरूर देना चाहिए, ताकि यूजर को मैं ये बता पाऊं कि किस बात के लिए रुका है प्रोग्राम, है ना। तो अब हमसे कहा गया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो आपका मैसेज है ना, जो आप इनपुट के पहले लगाना चाहते थे, अलग से प्रिंट ना कराकर इनपुट को ही दे दो। तो जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन ऑप्शनली आपसे एक प्रॉम्प्ट मैसेज भी पूछता है। अगर आप उसे प्रॉम्प्ट मैसेज देते हैं तो इनपुट फंक्शन पहले इसे प्रिंट करा देता है, अपने अंदर से प्रिंट लगाता है और इसे प्रिंट करा देता है, और फिर उसके बाद अपना काम करता है, यूजर इनपुट के लिए वेट करता है। तो इसका मतलब वही है जो इससे पहले वाले का था, फायदा एक लाइन मेरे प्रोग्राम की कम होगी। तो इनपुट फंक्शन प्रिंट करने वाला काम भी कर देता है। देखें, हमने कहा था रुका तो है, अभी जो कर्सर है वही ब्लिंक कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया। तो देखो, अगर आप कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक कराओगे तो यहाँ स्लैश एन लगाना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि सर उसी लाइन पर हमारा आए, थोड़ा कॉलन लगा दें जिससे कि देखने में थोड़ा अलग सा लगे, ताकि यूजर कुछ लिखेगा, अपना नाम लिखेगा तो पता चले अलग नाम लिख रहा है वो अपना। सर लिख दिया मैंने सोनू, अभी भी इंतजार कर रहा है, पूरा नाम लिखो। उसका क्या पता हमारा पूरा नाम क्या है प्रोग्राम को, फिर इंतजार में लग गया। आपने क्या लिखा है, एंटर की तो हिट करो अब। जब तक एंटर की हिट नहीं करोगे इनपुट फंक्शन रीड नहीं करेगा, वो ये सोच रहा भी आप और लिखोगे। तो जब आप एंटर की हिट करोगे तब वो रीड करेगा। अब उसने रीड कर लिया, प्रोग्राम आगे बढ़ा और आपका प्रोग्राम बंद हो गया। सर जो उसने रीड करा वो कहाँ गया, तो अब ये प्रोग्रामर को समझना पड़ेगा कि इनपुट फंक्शन इस मैसेज को दिखाता है, उसके बाद यूजर इनपुट के लिए वेट करता है, और जैसे ही आप इनपुट लिखकर एंटर की हिट करते हैं, इनपुट फंक्शन जो भी लिखा था एंटर की हिट होने से पहले तक वो सारा रीड करके आपको लाकर देता है। आप उसे लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल में असाइन करें। तो इनपुट फंक्शन यूजर से जो भी इनपुट लेकर आएगा वो आपको इनपुट फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अब एन नाम का वेरिएबल है, इसमें मैंने स्टोर कर दिया। तो अब आपने यूजर से उसका नाम पूछ लिया, उसकी एज पूछ ली, सैलरी जो पूछना है पूछ लो, इस तरह से इनपुट लगा लगा कर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हुए चलते हैं। अब इस नेम का मैं क्या करूंगा, हमने कहा वो आप जानो, आप क्या करोगे, यूजर से आपने नेम मांगा है तो यूजर ने जो नेम दिया होगा इनपुट फंक्शन ने उसको इस वेरिएबल में लाकर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बाय की जगह हम ये लिख देते हैं योर नेम, और जो भी नेम आया वो प्रिंट करा देंगे, योर नेम आदित्य, जो भी चलाएंगे इस तरह चल जाएगा, योर नेम विराट। तो इस तरह से यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। अब हमने कहा सर यूजर से इस बार 2 नंबर इनपुट लेकर उनका एडिशन करा दो, आ तो गया ही। एक काम करते हैं, एंटर, नेम की जगह लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने ए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एक इनपुट फंक्शन और लगा दिया, एंटर सेकंड नंबर।
बी वेरिएबल में दूसरा नंबर जो इनपुट आया वो स्टोर कर लिया और इनका एडिशन प्रिंट कर दिया ए प्लस। ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ। एंटर फर्स्ट नंबर हमने कहा 5, एंटर सेकंड नंबर हमने कहा 7। अब जब मैं रन कराऊंगा प्रोग्राम देख लो, एक्सपेक्टेड आउटपुट है 12, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो 57 आ गया। सबसे पहले तो हमने इनपुट फंक्शन से पूछा ये क्या है, तो इनपुट फंक्शन ने कहा कि यूजर ने दो नंबर दिए, मैंने उन्हें पढ़ा और पढ़कर मैंने उन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और मैंने स्ट्रिंग लाकर आपको दे दी। तो हमने इनपुट से कहा, हमने तो नहीं कहा था आपसे नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो इनपुट बोलेगा मेरा नेचर ही यही है, मुझे जब बनाया गया है तो मुझे ये सिखा दिया गया है पहले ही कि यूजर से जो भी इनपुट आप लेंगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही प्रोग्राम को देंगे। अब मैं यूजर से सैलरी मांगू, आधार मांगू, पिन नंबर मांगू, मोबाइल नंबर मांगू, कुछ भी मांगो, वो यूजर नंबर ही टाइप करेगा कीबोर्ड से, लेकिन इनपुट जब उसे रीड करेगा तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपके प्रोग्राम को देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एज ए प्रोग्रामर जब भी मैं यूजर से इनपुट लेता हूं, मुझे हमेशा प्रोग्राम में यूजर इनपुट कैसे मिलेगा, एज स्ट्रिंग ही मिलेगा। तो सर ये बताइए, फिर दो नंबर का एडिशन मैं कर ही नहीं पाऊंगा कभी पाइथन में, क्योंकि यूजर तो नंबर दे रहा है। अब जब मैंने उसे रीड करा तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगा। यूजर अपनी जगह सही है, इनपुट फंक्शन अपनी जगह सही है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव हुआ ही नहीं हमारा। अब आपको क्या सीखना पड़ेगा बीच में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना किसमें, इंटीजर में। अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तब तो इस प्रोग्राम को आप बना सकते हो, नहीं तो ये प्रोग्राम बनेगा नहीं पाइथन में, क्योंकि कभी भी पाइथन में सीधे यूजर से इंटीजर प्रोग्राम में नहीं आएगा, कभी भी सीधे यूजर से फ्लोट प्रोग्राम में नहीं आएगा। यूजर से प्रोग्राम में जो भी आएगा स्ट्रिंग बन के ही आएगा, भले ही यूजर नंबर लिखता रहे, आएगा प्रोग्राम में स्ट्रिंग बन के ही। अब यहाँ पर नीड किसकी आ गई, टाइप कन्वर्जन की। अगर मुझे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना आता है इंटीजर में तो मैं इस प्रोग्राम को बना सकता हूं, नहीं तो नहीं। इसलिए हमने वो पहले ही वहां पर पढ़ लिया। तो टाइप कन्वर्जन, अगर कहीं से डेटा आ रहा है और जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, वहां पर हमारी हेल्प कर। अगर कंट्रोल मेरे हाथ में है कि मैं ही डेटा जनरेट कर रहा हूं और मेरे पास कंट्रोल है कि मैं उसे इंटीजर में जनरेट करूं या स्ट्रिंग में करूं, तो मैं कन्वर्ट क्यों करूंगा, फिर तो मैं सीधा इंटीजर में जनरेट करूंगा डेटा, लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में या फ्लोट में, जैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे हमने कहा देखो, सिखाए थे इससे पहले वाले प्रोग्राम में, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। देखो जरा वो प्रोग्राम, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में। यहां पर मैंने अपने मन से मान ली थी, इस बार आपके मन की चलेगी नहीं, क्योंकि जो मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रिंग ही आपको। ठीक है, इंट फंक्शन, इंट फंक्शन क्या कहता है, मुझे स्ट्रिंग दो और इंटीजर ले जाओ। मैं कहा ठीक है, इंट फंक्शन लिख दिया। और जो यूजर से इनपुट आया था स्ट्रिंग में वो किस वेरिएबल रखा है मैंने, ए। अब ए को कन्वर्ट करके, ए को कन्वर्ट करना, मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके इंटीजर में मुझे दे दिया जाएगा, मैं संभाल कर एक नए वेरिएबल बी में स्टोर कर लेता हूँ। तो सर बी के साथ भी ऐसा करना पड़ेगा, हमने कहा करना तो पड़ेगा, तो हमने बी के साथ भी ऐसा कर लिया। बी में जो भी स्ट्रिंग आई थी यूजर से वो हमारा सी में हमने स्टोर कर ली इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद। अब अगर मैं सी प्लस डी कर दूं तो शायद आप जो चाहते थे, तो सर हम यूजर को ये क्यों दिखाएं, उसे क्या पता कि हमारा पाइथन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसे तो अपने आउटपुट से मतलब है। अब आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर यूज करते हैं, मोबाइल का कैलसी यूज कर सकते हैं, आपको क्या पता कि हमने जो इनपुट लिखा था कैलसी में वो कैसे गया होगा, हमारा तो अपने आउटपुट से मतलब है। तो इसे मत दिखाओ भाई, यही तो हो सकता है, इसे मत दिखाओ, फिर समझना था इसलिए हमने दिखा दिया। अब समझ में आ गया तो इस लाइन को मत लिखो, ऐसे करके चलाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं।
अब मान लीजिए मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि जो यूजर से इनपुट आया था स्ट्रिंग में ओरिजिनली, जो मैंने संभाल कर ए नाम के वेरिएबल में रख लिया है, इसका यूज सिर्फ टाइप कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। आगे के प्रोग्राम में जब भी मैं जाऊंगा मुझे ए का यूज ही नहीं करना है, मुझे तो सी का यूज करना है, क्योंकि आगे के प्रोग्राम में सब कुछ एज इंटीजर ही मुझे यूज करना है। तो मुझे कभी ए वेरिएबल की आगे जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पाइथन ने फिर एक सजेशन दिया कि आप एक काम करो, इंट फंक्शन को जो स्ट्रिंग दे रहे हो वो एक वेरिएबल में रखकर ना देकर सीधे सीधे वो एक्सप्रेशन जो यूजर से इनपुट लेकर आता है वही आप यहाँ पर लिख सकते। अब इस लाइन में तीन काम होंगे। पहला काम क्या होगा, इनपुट फंक्शन पहले इस मैसेज को प्रिंट करेगा, फिर यूजर से स्ट्रिंग में इनपुट लेकर आएगा, वो स्ट्रिंग वाला इनपुट इंटीजर फंक्शन को दिया जाएगा, इंटीजर फंक्शन उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे वापस कर देगा, मैंने संभाल कर उसे एक वेरिएबल सी में रख लिया। तो अब इस लाइन का नुकसान क्या है, इस लाइन का नुकसान एक ही है कि यूजर से इनपुट जो आया है स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला वो आपके प्रोग्राम में कभी नहीं अवेलेबल होगा आगे की कोड में, क्योंकि आपने सीधा वो किसको दे दिया, इंट फंक्शन को दे दिया है। अब आपके हाथ में जो है वो इंटीजर ही है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। फायदा फायदा ये हो गया, दो लाइन मेरे कोड की लगी। तो इस तरह से अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमारे पास इनपुट नाम का फंक्शन हो गया और इनपुट फंक्शन इस काम को करता है। अच्छा सर, मान लीजिए यूजर ने नंबर जो दिया है अगर वो इंट की जगह फ्लोट दे दिया होता तो फिर आप अपने कोड में यूजर से जो इनपुट आएगा आएगा तो स्ट्रिंग में ही, आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे फिर, फ्लोट में। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेकर अपना कोड बना सकते हैं। अब अगर हम इस इनपुट फंक्शन की बात करें तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, हमसे एक मैसेज लेता है और हमें एक स्ट्रिंग लाकर देता है। यही तो इसका एक सिंपल सिंटैक्स हो गया इनपुट फंक्शन का। इसे मैसेज दो, यूजर को मैं प्रिंट कर देगा, फिर यूजर जो भी इनपुट देगा एज स्ट्रिंग लाकर आपको दे देगा। इनपुट फंक्शन क्या करता है, इट फर्स्ट प्रिंट्स गिवन मैसेज, जो आपने मैसेज दिया है पहले इसको प्रिंट करता है, देन वेट फॉर यूजर इनपुट, फिर यूजर इनपुट के लिए वेट करता है। उसके बाद रीड्स यूजर इनपुट व्हेन यूजर हिट्स एंटर की, तो जब यूजर एंटर की हिट करता है तब इनपुट को रीड करता है। रिटर्न यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग इन प्रोग्राम, तो जो यूजर इनपुट है वो एज स्ट्रिंग वापस करता है प्रोग्राम। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, इफ वी नीड टू परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन then we also then we need to convert
अकॉर्डिंगली इंटीजर में करना है, फ्लोट में करना है, अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है। ये कहानी थी हमारे इनपुट फंक्शन की। और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रोग्राम को और छोटा किया जा सकता है, हमने कहा इस प्रोग्राम को और छोटा कर सकते हैं, कैसे? देखो, हमने प्रिंट करना है दो इंटीजर का सम या दो फ्लोट का सम, ठीक है। अब ये जो दो फ्लोट हैं, ये हमने बनाकर दो वेरिएबल में रखे हैं। मैं एक काम करता हूँ, जो फ्लोट मैं बनवा रहा हूँ, मैं उसे वेरिएबल में रख ही नहीं रहा, सीधा मैंने प्लस को दे दिया, प्लस ये लो फ्लोट। और प्लस के साथ जो दूसरा फ्लोट मुझे देना है, ताजा ताजा बनाकर मैंने इसको दे दिया, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हटा दिया। एक ही लाइन का प्रोग्राम है, और इस एक लाइन के प्रोग्राम में यूजर से इनपुट आएगा, फ्लोट में कन्वर्ट होगा, दूसरा आएगा, फ्लोट में कन्वर्ट होगा, उनका सम हो जाएगा, सम जो आएगा प्रिंट उसे प्रिंट भी कर दे। नॉट रिकमेंडेड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, वही दो नंबर जो भी यूजर ने दिए थे, अगर मुझे उनका मल्टीप्लिकेशन भी करना हो, उनको आगे के प्रोग्राम में भी यूज करना हो, तो है ही नहीं, क्योंकि आपने संभाल कर वेरिएबल में रखे ही नहीं, सीधा किसको दे दिए, प्लस को दे दी। अब आपको इन नंबरों को आगे प्रोग्राम में यूज करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, दोबारा यूजर से मांगना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, रीडेबिलिटी। इस कोड को रीड करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, ये कोड नीट एंड क्लीन कोड नहीं कहलाएगा, ठीक है। जिसने लिखा है उसको समझने में कम टाइम लगेगा, कोई नया बंदा इस कोड को जब पढ़ेगा तो समझ तो लेगा, लेकिन उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा समझने में कि क्या लिखा गया। इससे अच्छा ये होता कि इस कोड को अगर मैं 3 लाइन में लिखूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, भले ही लाइन मेरी 3 हो गई है, लेकिन समझने में जल्दी आ जाएगा। तो हमें कोड ऐसा बनाना चाहिए जो ऑप्टिमाइज हो हर तरह से कम लिखना पड़े और रीडेबिलिटी बनी रहे। रीडेबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कोड पर आज काम कर रहे हैं, कल को जब आप नहीं होगे कंपनी के अंदर तो दूसरा बंदा काम करेगा इसी कोड पर, उसे समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। आप भी तो कभी स्विच करके कहीं दूसरी जगह जाओगे, जहां आप जाओगे जरूरी आपको एक नया कोड बनाने को मिले, बहुत ज्यादा चांस है कि पुराने कोड में ही चेंज करने को दिया जाएगा आपके लिए। अब सोचो आपकी जॉब लग गई फेसबुक में, अब आपसे कहा गया कोड बनाओ, क्या बनाए? फेसबुक तो बन चुका 10 साल पहले ही, तो उसी में कोई नया फीचर ऐड करो, जो पहले चल रहा था उसमें कोई कमी आ रही है तो सही करो उसे। तो आपको एग्जिस्टिंग कोड पे काम करना पड़ गया, फिर तो आपकी जॉब लग गई फेस में, व्हाट्सएप में, फिर तो सर कहीं भी लग जाएगी। 99% चांस ये होते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो हैं उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्हीं को क्या करना है, आपको मेंटेन करना होता है। तो इसलिए आप दूसरे के लिए जो करने जा रहे हैं, खुद के बारे में जरूर सोच लें। रीडेबिलिटी तो ये ठीक है, लेकिन फीजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ एक कंपेयर करने की बात पर ही आ जाएं, सी में ना एक लाइन में हैश इंक्लूड इसको लिखा जाता है, और यहाँ एक लाइन में काम पूरा हो गया। अगर हम कंपेयर करें सी से इस कोड को, तो सी में एक लाइन में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हैश इंक्लूड इसको, और यहाँ एक लाइन में एक काम भी पूरा हो गया हमारा। ये वाली अप्रोच हम ज्यादा बार यूज करें। अब सर अगला क्वेश्चन ये है कि यूजर को हमने नंबर एंटर करने के लिए कहा, और हम उसे इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा पहले से कि यूजर ने क्या दिया है, इंटीजर दिया है, इनपुट या फ्लोट दिया है? क्योंकि प्रोग्रामर पहले आएगा, यूजर बाद में आएगा।
प्रोग्रामर को तो पहले कोड बनाना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हम यूजर के आउटपुट को देखकर कोड में आके चेंज करेंगे। तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करें या फ्लोट में कन्वर्ट करें, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो देखो, इन जनरल आप यूजर से जो चीज मांग रहे होते हो, आपको पता होता है कि वो क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यूजर से कहा, यूजर एंटर योर 10th मार्क्स, 10th में आपके जो मार्क्स आए थे उन्हें एंटर करो। तो अगर मैं एवरेज मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स पूछ रहा हूँ तो फ्लोट में ही होंगे। मैंने यूजर से कहा, यूजर अपनी एज बताओ ईयर्स में, तो ज्यादा बार हम एज इंटीजर ही बताएंगे इन जनरल। यूजर से मैंने कहा, यूजर आधार नंबर बताओ, तो आधार तो इंटीजर ही होता है, फ्लोट तो नहीं होता। यूजर से कहा, यूजर अपना अकाउंट नंबर बताओ किसी भी बैंक में, तो अकाउंट नंबर तो इंटीजर ही होगा, फ्लोट तो नहीं होगा। मुझे सर्किल का एरिया निकालने का प्रोग्राम बनाना है, मैंने यूजर से कहा, यूजर रेडियस एंटर करो, तो मुझे ही पता है, उसे ही पता है कि रेडियस फ्लोट में हो सकती है, भाई रेडियस है, सर्किल की रेडियस फ्लोट में हो सकती है। मैंने एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो मैंने यूजर से कहा, यूजर प्रिंसिपल बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ और टाइम बताओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फ्लोट में हो सकता है, 6.2, 3.8 कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा बार ना हमें पता ही होता है प्रोग्राम लिखते समय कि हम जो यूजर से मांग रहे हैं वो क्या दे सकता है। मैंने कहा, यूजर अपना मोबाइल नंबर दो, बड़ा क्लियर है, इंटीजर होगा वो। इन मोबाइल नंबर में थोड़े वो पॉइंट लगाएगा। अगर किसी पॉइंट पर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं यूजर से नंबर तो मांग रहा हूं लेकिन मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूं कि वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, तो सेफ साइड आप फ्लोट पे जाएंगे। मान लो यूजर ने इंटीजर दे भी दिया, तो आपका फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, उसको 0.0 लगा देगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा आपका उसमें। ठीक है, तो अब यही प्रोग्राम है। अब मान लीजिए मैंने कहा एंटर नंबर, मुझे खुद नहीं पता था यूजर इंटीजर देगा क्या फ्लोट देगा, बट मैं प्रोग्राम में फ्लोट लगा कर बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। देखो, 4 का जब सी में वैल्यू स्टोर होगा तो 4.0 हो जाएगा, और 5 जब डी में स्टोर होगा तो 5.0 स्टोर होगा, तो 4.0 5.0 का रिजल्ट आ जाएगा ऐड होकर 9. ठीक है, तो इसीलिए अगर आप क्लियर हैं फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर कहीं भी डाउट है कि कौन सा नंबर हो सकता है तो सुटेबल टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट में आपका इंटीजर भी कवर हो जाएगा और फ्लोट में फ्लोट भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो प्रोग्राम सर्किल का एरिया निकालेगा। तो सर्किल का एरिया निकालेगा, तो अब हमें सोचना पड़ेगा सबसे पहले क्या, इनपुट क्या लेना है, यूजर से लेना है कि नहीं लेना है। जरूरी नहीं है ना कि प्रोग्राम बनाएंगे तो इनपुट लेंगे ही लेंगे। आप देखो किस पर्पस के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उस पर्पस में क्या हमें यूजर की इनपुट की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी तो लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम निकालना है। पाई आर स्क्वायर इसका लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं हमारे साथ। हम पढ़ रहे हैं पाइथन, लेकिन प्रोग्राम बनाते समय पाइथन बाद में सोचते हैं। पहले जिस पर्पस के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी गणित क्या है, पहले उसके बारे में सोचते हैं। अब मुझे यही नहीं पता एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाइथन में आप कितने भी अच्छे हो क्या कर लोगे, पाइथन में से लिखोगे क्या कोड में। आपको यही नहीं पता कि सर्कल का एरिया पाई, अब मुझे पता चल गया। अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है, यूजर से मांगने की जरूरत हमने करनी, फिक्स है तो इतनी होती है। आर माने रेडियस, ये यूजर से मांगी जा सकती है, अलग अलग रेडियस हो सकती है। तो अब मैं यूजर से क्या मांगूंगा, रेडियस। और रेडियस कैसे होगी हमारे यहाँ पर, फ्लोट होगी। इसका हो गया पाई इंटू आर इंटू
ठीक है, अब यहाँ पर हमने यूजर से रेडियस इनपुट मांग ली। एंटर रेडियस। अब देखो यहाँ पर और क्लैरिटी करने की नीड है। रेडियस हमारी जो है वो क्या होती है, कोई भी सर्कल है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है वहां से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। तो ये है तो एक दूरी, है तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट नहीं होती है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप और स्पेसिफिक होकर अगर यूजर को कहें कि भाई एंटर रेडियस, ब्रैकेट में लिख दो सेंटीमीटर, अगर यूजर किसी और में दे रहा है तो फिर आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर। तो ये आपके और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि किस स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग आप इनपुट मांग रहे हो। तो अभी हम सिंपल रख के चलते हैं, मान लिया सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 हमने मान ली, इंटू आर, इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, एरिया बन गया। और ये हमने एरिया को प्रिंट करा दिया। एंटर रेडियस 2.5, तो ये इसका 4.1, ये इसका। अब देखो यहाँ पर एक नई साइज रिक्वायरमेंट आपके सामने लग रही होगी, आपको क्या लग रही है बताओ। फ्रैक्शन के आगे हम चाहते हैं 2 ही डेसिमल प्लेस आए, इतना बड़ा आउटपुट हम नहीं दिखाना चाहते। हो सकता है हम जहाँ आउटपुट दिखाना है यहाँ पर इतना स्पेस अवेलेबल ही नहीं है दिखाने के लिए स्क्रीन पर। तो जब हम किसी भी रिजल्ट को जो कि फ्लोट में आया है, हम उसे डेसिमल पॉइंट के प्लेस पर लिमिट करना चाहते हैं, तो राउंड फंक्शन होता है। राउंड फंक्शन में हम 2 चीजें पास करते हैं, एक फ्लोटिंग वैल्यू और दूसरा डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस आप चाहते हैं, हमने कहा 2। तो जो भी एरिया कैलकुलेट होकर आएगा वो हम राउंड कर देंगे डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेसेस। सेम रिजल्ट दोबारा दें, 4.1 वाला। तो इस तरह से राउंड फंक्शन का यूज करके हम किसी फ्लोट वैल्यू को डेसिमल पॉइंट के कितने प्लेसेस तक लिमिट करना चाहते हैं वो हम राउंड में बताते हैं, ठीक है। सर्कल का एरिया निकालना आ गया हमारे लिए, ठीक है। अब मुझसे कहा गया एक और बनाओ, और इस बार क्या करना है, आपको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। ये क्या है भाई, पता है आप अपनी रियल लाइफ में देखो तो आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी जानते हो और सेंटीग्रेड में भी जानते हो, ठीक है। कैसे जानते हो इसको, अगर आपसे कहा जाए आपको फीवर सा लग रहा है, आपने उठाया थर्मामीटर और अपना चेक कर लिया, 99 आया। 99 क्या आया, सेंटीग्रेड आया। उबल जाओगे 99 में सेंटीग्रेड होगा, क्या होता है वो, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही तो बात है, अलग फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। यानी कि वो फ़ारेनहाइट में आता है, जो आप फीवर नापते हो ना फ़ारेनहाइट में आता है। और किसी को नहीं पता, सब जानते हैं, लेकिन 98 फीवर है, आगे का नहीं पता कि वो फ़ारेनहाइट है, केल्विन है कि सेंटीग्रेड है। भाई हमने जनरली अपनी स्टडी में 3 यूनिट पढ़ी है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ठीक है। अब अगर आप कहो कि आज टेम्परेचर कितना है बाहर का, आज 30 टेम्परेचर है, तो 30 क्या है वो, तो आम इंसान की लाइफ में 2 टेम्परेचर हैं, बहुत कॉमन है, और दोनों में यूनिट अलग अलग है, हम जानते भी नहीं है, लेकिन समझ फिर भी जाते हैं सामने वाला कहना क्या चाह रहा है।
तो हम अपने आसपास का वेदर बताते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सेंटीग्रेड की बात चल रही होती है, ना भी बताएं तो समझ जाएगा सामने वाला। और अपने बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं तो वो हम बाय डिफॉल्ट बता रहे होते हैं कितना, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब मुझसे आगे एक प्रोग्राम बनाओ जो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करे। आप पाइथन बहुत मास्टर हो, फिर भी नहीं बनेगा प्रोग्राम आपसे। क्यों? क्योंकि इसमें पाइथन की जरूरत ही नहीं है। इसमें जरूरत किसकी है? गणित की। फार्मूला बताओ, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का फार्मूला बताओ। वो फार्मूला जब पता चलेगा फिर हम उसमें ढूंढेंगे क्या चीज ऐसी है जो फिक्स है और क्या चीज ऐसी है जो बदल रही है। उसके बाद पाइथन का रोल शुरू होता है। मान लो मुझे भी नहीं पता कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको गूगल की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि ये बताओ, पाइथन जो भी बनाएंगे या जावा जो लोग बना रहे हैं या सी जो लोग बना रहे हैं, क्या वो पाइथन में ये भी लिखेंगे कि एरिया का फार्मूला ये होता है, सर्कल का ये होता है, क्यूबाइड का ये होता है, सिलेंडर का एरिया ऐसे निकालते हैं? और तो ऐसा कोई गणित किताब छापनी पड़ेगी उनको फिर? डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला ये क्यों लिखेंगे? तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले की नहीं है तो फिर किसकी है? मैंने कहा पढ़ने वाले की है। पढ़ने वाले को लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक मतलब सीधा बात है, गणित। लॉजिक इक्वल टू गणित। ठीक है, नहीं आता है तो सीखो, गूगल से पूछ के सीखो, घर में कोई है उससे पूछ के सीखो। तो लॉजिक तो आपको, गणित तो आपको कहीं से सीखनी पड़ेगी। जिस प्रोग्राम को आप बना रहे हैं उस प्रोग्राम की गणित क्या हो, है ना? तो मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। लो जी, फार्मूला दे दिया हमें। 32 माइनस 32 तो जीरो नहीं हो जाएगा फिर? इंटू, अच्छा नहीं ये तो, ये है फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट रखना है, -32 करना है। इसको कॉपी करते हैं, ये फार्मूला हुआ। मुझे नहीं पता ये फार्मूला सही है गलत है, क्योंकि हम तो बस कॉपी कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट जो भी है उसमें -32 कर दो, इंटू 5/9 कर दो, तो आपका क्या बन जाता है? सेंटीग्रेड बन जाता है। अब बताओ इस फार्मूले में क्या बदल सकते हो? एफ, 32 रहेगा, 5 ही रहेगा, 9 ही रहेगा। तो यूजर से वही पूछ लेते, और वो हमारा फ्लोटिंग में हो सकता है। एंटर बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब हम उसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर जो भी इसमें आया था -32 ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 5/9, जो भी आया लिख देते हैं, बॉडी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अगर आपको 99 फीवर है तो बॉडी का टेम्परेचर आपका 37 आसपास होगा। अब यहाँ पर फिर से किसकी नीड आ रही है? राउंड कर देते हैं, 2 प्लेस पर ही राउंड कर देते हैं। तो 99 जिसको फीवर है उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। किसी का 102 अगर टेम्परेचर है, 38 के आसपास है। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सर ऐसे तो हम गणित के जितने क्वेश्चन हमने पढ़े थे कभी सबका प्रोग्राम बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ, और क्या, क्यों नहीं बना सकते? दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। पाइथन को दूरी कैसे निकाली जाती ये नहीं आता है। आप बताओ फार्मूला क्या है? हमने कहा पहला पॉइंट है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का फिर स्क्वायर रूट।
तो पाइथन को स्क्वायर रूट निकालना आता है, पाइथन को स्क्वायर करने का आता है। ये सिंटैक्स पाइथन के पास है कि स्क्वायर कैसे करा जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। लेकिन आप बोलो ये फार्मूला बता दो, ये फार्मूला होता है, ये पाइथन को नहीं पता ये फार्मूला हो। तो सर ऐसे तो हम ये भी निकाल देंगे, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमने कहा तो निकाल दो। तो आप अब तक जितनी गणित जानते हैं, हर फार्मूले को प्रोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इस तरह से जावा, डॉट नेट, PHP, पाइथन, ये लैंग्वेज तो बाद में आएंगी। क्या इस प्रोग्राम को आप सी में नहीं बना सकते? क्या इस प्रोग्राम को आप जावा में नहीं बना सकते? हमने कहा बना सकते हैं। क्या ये फार्मूला बदल जाएगा? नहीं। क्या बदलेगा? सिंटैक्स। सी का अपना तरीका होगा यूजर से इनपुट लेने का, स्कैनफ वाला तरीका होगा, जावा का अपना होगा। जावा में प्रिंट की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है, सी में प्रिंट एफ होता है। तो ये जो टर्म्स हैं लैंग्वेज वाले, ये बदल जाएंगे, ये नहीं बदलेगा। अच्छा, आप आज पाइथन पढ़ने आए हो, 15 साल पहले जो लोग आते होंगे, क्या वो पाइथन पढ़ने आते होंगे? 15 साल पहले पाइथन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पाइथन पढ़ने कोई नहीं आता था। सब या तो जावा पढ़ने आते थे या सी पढ़ने आते थे। तो उस दिन भी ये प्रोग्राम बनाया जा सकता होगा? हमने कहा 10 साल बाद जो लोग पढ़ने आएंगे जरूरी है पाइथन पढ़ने? हमने कहा नहीं। क्या 10 साल बाद जो भी लैंग्वेज लोग पढ़ने आएंगे उसमें ये प्रोग्राम नहीं बनेगा? हमने बिल्कुल बनेगा। अगर एक इंटरव्यूअर है, अब इंटरव्यूअर को आपको चेक करना है कि आप उसके काम के बंदे हो कि नहीं। अब वो आपसे क्या पूछे? अब वो आपसे ये पूछेगा कि पाइथन में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। मान लो उसने ये पूछ लिया, तो इस आंसर से वो आपको कब तक सरवाइव करवा पाएगा अपनी कंपनी में? जब तक उसकी कंपनी पाइथन पे काम हो रहा है। जिस दिन उसकी कंपनी में पाइथन की जगह दूसरी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट आएगा, आप बेकार हो कि आपको तो वो लैंग्वेज अब आती ही नहीं है। अब वो क्या करे, अपनी टीम को आउट कर दे, नई हायरिंग कर दे? तो सर ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, बदलते ही रहेगा ये तो। आज प्रोजेक्ट जावा का है मेरे पास, कल प्रोजेक्ट पाइथन का आ गया, पाइथन के 2 प्रोजेक्ट के बाद एक आ गया डॉट नेट का। भाई कंपनी है, कंपनी के जो प्रोजेक्ट होंगे फिर छोड़ना होते हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा आ रहा है। अब क्या करें, टीम बदल दें अपनी? ऐसा भी नहीं हो सकता। या तो हमारी बहुत बड़ी MNC है, हमारे 100 प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जावा के भी चल रहे हैं 10-12 प्रोजेक्ट, 10-12 पाइथन के चल रहे हैं, 10-12 डॉट नेट के चल रहे हैं, एक खत्म होगा दूसरा फिर आ जाएगा जावा का हमारे साथ। तब तो ठीक है, स्पेसिफिक लोग रखें जावा के ही, क्योंकि पूरे दिन पूरे साल जब तक काम करेगा हमारे यहाँ पे, जावा की टीम में पड़ा रहेगा यह इंसान। हमारे यहाँ जावा के प्रोजेक्ट आते रहते हैं। ये तो MNC वाली बात कर दी आपने। अगर हम स्टार्टअप की बात करें, वहां पे ऐसा नहीं होगा। स्टार्टअप में तो 10 लोग होंगे कंपनी में पूरे, और कोई प्रोजेक्ट आते ही जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हीं 10 लोगों को नए प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। तो इसलिए इंटरव्यूअर कभी भी ऐसा कुछ नहीं पूछते इंटरव्यू में जो लैंग्वेज स्पेसिफिक, क्योंकि लैंग्वेज आती जाती रहती है। हमेशा इंटरव्यूअर इस तरह की चीजों को फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फारेनहाइट का फार्मूला पूछेंगे या एरिया निकालने का फार्मूला पूछेंगे, वो जो भी पूछेंगे लॉजिक से रिलेटेड चीजें पूछेंगे, है ना। जैसे कोई ट्रेन है, इस स्पीड से इधर आ रही है, इस स्पीड से इधर जा रही है, अब बताओ ये आपस में कितनी देर में क्रॉस कर लेंगे, इसका प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम तो बना ही सकते हैं इस काम को करने का, बस इसका लॉजिक बता दो क्या होगा। इसमें ना पाइथन की जरूरत है ना जावा की जरूरत है, इसमें तो लॉजिक की जरूरत है। अब इसका कोई फार्मूला भी नहीं है, समस्या अब ये आ गई, इसका फार्मूला भी नहीं है कोई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, इसी को बोलते हैं लॉजिक। तो पहला स्टेप ये है कि हमें वो लॉजिक बनाना आना चाहिए जिनका एक स्टैंडर्ड फार्मूला अवेलेबल है पहले से। दूसरा पड़ाव हमारा जो होता है वो ये होता है कि अब हमें ऐसे लॉजिक बनाने आने चाहिए जिनका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है ही नहीं गणित में। हमें ही उसमें जोड़ना घटाना प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब जाके फार्मूला बनकर तैयार होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, इस बार कोई भी यूजर से
एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर की लास्ट डिजिट मुझे बतानी क्या है, कैसे बताओगे? एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर, इसका प्रोग्राम लिख कर देखो। लैंग्वेज आपकी पसंद की, प्रोग्राम लिख कर दिखा दो, ऐसा पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर। तो हमने कहा नंबर इनपुट कर लेते हैं इंटीजर मान के, एंटर नंबर। अब हम क्या चाहते हैं एक बार पहले वो समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर इनपुट कराया 1 2 3 4, हम चाहते हैं आउटपुट में 4 आ जाना चाहिए। हमने लिखा 4 5 6 7, आउटपुट में 7 आना चाहिए, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जानी चाहिए। और अभी थोड़ा आसान कर देते हैं आपके लिए, एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट फ्रॉम ए 4 डिजिट नंबर। लेकिन 4 डिजिट नंबर वो क्या होगा वो नहीं बताएंगे, काम मैंने आसान कर दिया है, डिजिट फिक्स कर दी है। अगर मैं कह दूं डिजिट फिक्स नहीं है तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि 3 डिजिट का नंबर है कि 4 का है कि 10 का है कि 15 का, हमने का कुछ नहीं पता क्या है। तो अभी हमने उतनी पाइथन नहीं पढ़ी है कि हम किसी भी डिजिट के अंदर से, किसी भी डिजिट के अंदर से लास्ट डिजिट निकाल पाए। ठीक है, आप बताओ कैसे करोगे? 4 बार 10 से डिवाइड करके लास्ट पे। चलो, तो इन्होंने कुछ एक लॉजिक सोचा है, देखते हैं। इमेजिन करते हैं आसान सा नंबर कोई अपने मन से 1 2 3 4, पहली बार अगर हमारी लाइफ में ये आया है तो आगे तक पूरी प्रोग्रामिंग में ये हमारे काम में आएगा लॉजिक। तो कुछ लॉजिक ना बड़ा स्टैंडर्ड है, अगर आप उन्हें सीख लोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना। जैसे एक याद है, तो अगर हम किसी भी नंबर को 10 से भाग करके उसका रिमाइंडर चेक करें, चलो इसको 10 से भाग करते हैं, ये 10, ये 2 3 2 23 4 3, क्या बचा, क्या बच गई, लास्ट डिजिट बच गई मेरी रिमाइंडर। अब ये जीरो भी होता तो क्या जीरो बच जाता। सोचो अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से रिमाइंडर चेक करूं तो मुझे क्या मिल जाता है, लास्ट डिजिट मिल जाती है। एक ही बार में काम हो गया मेरा। ठीक है, देखो अब सर, अगर मैं इसको 1 2 3 4 की जगह मान लूं 5 8 9 7, हमने कहा मान लो, देखो 10 5 जा 50, बचा 8, इधर 9 आ गया, 10 8 जा 80, ये 9 7, 10 9 जा 90, बचा 7 आ गया फिर तो लास्ट में। तो कोई सा सोच लो, एक स्टैंडर्ड लॉजिक हो गया ये। किसी भी नंबर से लास्ट डिजिट निकालनी है, 10 से रिमाइंडर ले लो, लास्ट डिजिट आ गई। ठीक है, अब आपको यही करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लास्ट डिजिट नंबर से निकालना चाहते हैं तो नंबर का रिमाइंडर कितने से ले लें, 10 से ले लें। अभी मैं इसमें अभी 4 डिजिट भी रखते हैं ना, क्योंकि अभी हम उतने लायक नहीं हुए हैं कि अब किसी भी डिजिट का निकाल पाए। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा जो आप निकालेंगे। ठीक है, चेक कर लेना, चल जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट निकालनी। लास्ट डिजिट बताओ और फर्स्ट डिजिट बताओ, बाकी छोड़ो। कैसे करोगे? कोई एक नंबर एज्यूम कर लो अपने सामने आंखों के, जैसे कि लॉजिक को सोचने में आसानी होगी। मैंने 1 2 3 4 सोच लिया, गुणा भाग करो, क्या करोगे, कैसे करोगे कि मुझे ये मिल जाए और ये भी। नंबर फिक्स अभी 4 डिजिट का ही है। डिवाइड होगा, फिर दूसरे वाले में रिमाइंडर लो। फिर से देखो, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं
तो ये 10 2 3 2 20 3 4 3 34। अब इस बार अगर मैं रिमाइंडर की जगह पर क्वोशंट वाले पार्ट को देखूं तो क्या बचा मेरे पास 123, यानी लास्ट डिजिट की जगह उससे पहले की जो डिजिट थी वो सब आ गई मेरे पास। ठीक, अब जो रिजल्ट आया क्वोशंट वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, अगर मैं इसको फिर से 10 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि 1 2 3 को अगर मैं 10 से फिर डिवाइड कर दूं क्या आएगा, 10 1 जा 10, बचा 2 3, 10 2 जा 23। अब क्या बचा मेरे पास, यानी एक कम हो गया। अब जो आया क्वोशंट उसको फिर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो 10 से, 10 1 जा 10, बचा 2। अब यही मेरा आंसर है। तो 4 डिजिट के नंबर में से पहली डिजिट निकालनी है, तो आप क्या करें, आप अपने नंबर का क्वोशंट निकाल लें 10 से, फिर जो क्वोशंट आया उसका फिर से 10 से क्वोशंट निकालें, फिर जो रिजल्ट आया फिर से निकालें। अब जो रिजल्ट होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब इस काम को करने के लिए वैसे हम लूप का यूज करेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो अभी हमें लूप नहीं आता, तो अभी हम मैनुअली कर ही देते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसी नंबर को डिवाइड करना होगा। कौन सा वाला डिवाइड करोगे, ये वाला 10 सबने का नहीं, अगर ये वाला करोगे तो फ्लोट में फ्रैक्शन आ जाएगा। हमें फ्लोट में नहीं चाहिए क्वोशंट वाला पोर्शन, हमें किस में चाहिए, इंटीजर में, यानी कि फ्लोर डिवीजन करेंगे। इससे क्या आएगा, इससे हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो रिजल्ट में क्या मिलेंगी, 3 डिजिट मिलेंगी, यानी कि जो हमें मिलेगा वो लास्ट की 3 डिजिट मिलेंगी। लास्ट की नहीं कह सकते, क्या बोलने, फर्स्ट 3। तो फर्स्ट 3 डिजिट इसमें आ गई। ठीक है, अब जो फर्स्ट 3 आई है, इस फर्स्ट 3 का अगर मैं फिर से 10 से फ्लोर डिवीजन ले लूं, इस बार मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट 2 डिजिट मिल जाएंगी। अब अगर मुझे यहाँ पर ये जो फर्स्ट 2 डिजिट आई हैं, अगर फिर से मैं 10 से इसका फ्लोर डिवीजन ले लूं, तो अब मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, फर्स्ट डिजिट मुझे मिल जाएगी। यही मेरा आंसर है। 1 2 3 4, लास्ट डिजिट है 4, फर्स्ट डिजिट है 1। 6 0 2 8, लास्ट डिजिट है 8, फर्स्ट डिजिट है। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबरों के साथ अगर कुछ लॉजिक सीखना चाहते हैं तो एक अच्छा ये प्रोग्राम है जो नंबरों के साथ हमें कुछ लॉजिक सिखाकर जा रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट टाइपिंग, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग। प्रोग्रामिंग मतलब टाइपिंग नहीं होता है, प्रोग्रामिंग मतलब सोचना होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह की और भी आप अपने लेवल पर क्वेश्चन सोचिए जो आप बना सकते हो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम पाइथन के और टॉपिक कवर करते जाएंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे और बढ़ते चले जाएंगे। अभी जैसे मैं आपसे कह दूं प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाओ, तभी आप नहीं बना पाओगे। आप भले ही गणित में जानते हो प्राइम नंबर कैसे कहते हैं, फिर भी आप कभी पाइथन में नहीं बनेगा, क्योंकि उसको कोड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे आपको पहले इफ एल्स सिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है। अगर मैं आपसे कह दूं इवन ऑड का प्रोग्राम बनाइए, तो आप गणित जानते हैं इवन ऑड की क्या होती है, लेकिन अभी आपसे प्रोग्राम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मैंने आपको भी इफ एल्स नहीं पढ़ा। मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, 5 का टेबल, 6 का टेबल, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो आप कर लोगे, लेकिन अभी आप लूप सीख लोगे तो उस काम को और ज्यादा बेटर वे में कर। यही प्रोग्राम अगर मैं आपको लूप सिखा देता हूं, तो अब आप यहाँ से लिमिट हटा सकते, आप अपना कोई भी नंबर एंटर करो, मैं उसका पहला और आखिरी डिजिट निकल कर दे दूंगा आपको, नंबर चाहे कितना भी छोटा हो चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो। अगर मुझे लूप आ जाएगा तो इसी प्रोग्राम को और ज्यादा बेटर वे में हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकल एबिलिटी को साथ साथ
लेते हुए हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। चलिए पहले इतना रखेंगे आज। आप अपने लेवल पर क्वेश्चन ढूंढिए, अपने आप सोचिए क्या क्या और कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए। कल मैं और चीजें इसमें ऐड करूंगा, कंडीशंस वगैरह ऐड करूंगा, फिर मैं कुछ अपनी तरफ से असाइनमेंट करने को आपको दे दूँ।